कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी अद्वितीय, रचना शरदिंदु बंदोपाध्याय। कहानी पाठ में मैं किशोर, सत्यवती की भूमिका में तुली। लीजिए, प्रस्तुत है अद्वितीय। प्रकृति के अटल विधान में जब जब व्योमकेश और सत्यवती के बीच दाम्पत्य कलह बढ़ जाता, तब मैं निष्पक्ष भाव से बैठकर उसका आनंद लिया करता। लेकिन जब उस दाम्पत्य कलह में स्त्री जाति और पुरुष जाति की आपेक्षिक श्रेष्ठता का प्रश्न आ जाता, तब मजबूर होकर मुझे व्योमकेश का पक्ष लेना पड़ता। फिर भी दो मित्र मिलकर भी हर समय सत्यवती के सामने टिक नहीं पाते। असल में मानव इतिहास में पुरुष जाति के अपराधों की इतनी प्रचुर नजीर दर्ज है कि उसका खंडन करना लगभग असंभव। आखिरकार हमें युद्ध से पीछे हटना पड़ता। कुछ समय से कलकत्ता शहर में एक नई उपद्रव की शुरुआत हुई है। एक दिन सर्दी की सुबह अखबार के साथ चाय पीते पीते व्योमकेश और मैं उसी पर चर्चा कर रहे थे। घटना का क्रम मोटे तौर पर इस प्रकार था। कभी एक, कभी कई सभ्य वर्ग की युवतियां जानबूझकर दोपहर में बाहर निकलती। पुरुष तब काम पर गए रहते। घरों में औरतें भोजन समाप्त कर दोपहर को आराम कर रही होती। तभी युवतियां जाकर दरवाजे पर दस्तक देती। यदि गृहिणी सावधान रहती तो दरवाजा खोले बिना पूछती, कौन? बाहर से एक युवती कहती, चिकन के काम वाला अच्छा साया ब्लाउज लाई हूं, बहुत सस्ते में मिलेगा, खरीदेंगी? गृहिणी सोचती फेरी वाली होगी और दरवाजा खोल देती। जैसे ही दरवाजा खुलता, युवतियां अंदर घुस पड़ती। चाकू या पिस्तौल दिखाकर पैसे और गहने छीनकर निकल जाती। इस प्रकार की घटनाएं पहले कई बार हो चुकी थीं। अपराधी पकड़े नहीं गए थे। उस दिन अखबार खोलकर देखा कि ठीक ऐसी ही घटना पिछले दिन दोपहर को काशीपुर के एक गृहस्थ के घर में हुई है। मैंने समाचार व्योमकेश को पढ़कर सुनाया। वो थोड़ी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? औरतें तो दोपहर को डकैती करती ही हैं। उसी समय सत्यवती कमरे में आ गई। दरवाजे पर खड़ी होकर व्योमकेश की ओर तीखी नजर डालकर बोली, आहा, औरतें दोपहर में डकैती करती है और तुम सब लोग साधु पुरुष हो। व्योमकेश ने ये बात सत्यवती को सुनाने के लिए नहीं कही थी, लेकिन जब सत्यवती ने सुन ही लिया और जवाब भी दे दिया, तब पीछे हटना संभव न रहा। व्योमकेश बोला, हम सब साधु पुरुष हैं ऐसा तो मैंने कहा नहीं, लेकिन तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो। इस प्रकार बहस शुरू हो गई। सत्यवती तख्तपोश के किनारे बैठी और बैठकर बोली, औरतों की निंदा करना तुम लोगों की आदत है। औरतों ने क्या किया है सुनो। व्योमकेश बोला, ज्यादा कुछ नहीं, दोपहर की डकैती। मैंने अखबार से दोपहर की डकैती वाला हिस्सा पढ़कर सुनाया। सत्यवती बोली, ठीक है, मान लिया उन्होंने गलती की, पेट की मजबूरी में अन्याय किया, लेकिन तुम लोग जो खून खराबा करते हो, जंग छेड़कर हजारों हजारों लोगों को मार डालते हो, उसका क्या? तुम्हारी तुलना में औरतों ने कितने खून किए हैं? बेबस होकर व्योमकेश बोला, तुम सब इतने दिन घर के भीतर बंद थी, इसीलिए खास कुछ नहीं कर पाई। अब आजादी पाकर तुम्हारा पराक्रम बढ़ा है, धीरे धीरे और भी बढ़ेगा। बंकिम चंद्र ने कितने साल पहले देवी चौधरानी की कहानी लिखी थी। वो तो पुराने जमाने की औरत थी, तब भी ऐसा। अगर आज की औरत होती तो क्या हंगामा होता, सोचकर देखो अजीत। सत्यवती हाथ हिलाकर बोली, ऐसी बेकार की बातें करके मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सचमुच के कुछ उदाहरण दिखा सकते हो जहां औरत ने खून किया हो? व्योमकेश बोला, सचमुच का उदाहरण चाहिए? अरे अभी तो बस 2 महीने पहले जेनाना फाटक की एक बंदनी ने जेल के गार्ड की हत्या कर दी थी और फरार हो गई। सत्यवती हंस पड़ी। 2 महीने पहले एक औरत ने एक खून किया। इन 2 महीनों में तुम लोगों ने कितने खून किए? उसका हिसाब दो जरा।
आज के अखबार में भी एक पुरुष द्वारा किए गए खून की खबर थी, लेकिन मैंने वो दबा दी। उसके बदले कहा, आज के अखबार में औरतों की नृशंसता का एक गंभीर उदाहरण है। एक धोबी ने एक महिला की महंगी सिल्क की साड़ी में हल्की सी खरोंच कर दी थी। महिला ने धारदार औजार से उसकी नाक काट डाली। धोबी की हालत दयनीय है, अस्पताल में है, बचेगा या नहीं संदेह है। सत्यवती निर्दय हंसकर बोली, झूठ बोलने में भी तुम लोगों की जोड़ी नहीं। तुम सब झूठे, चोर, डाकू, खूनी। हमारी बहस कहां तक बढ़ती कहा नहीं जा सकता, लेकिन तभी बाहर दरवाजे पर जोर की खटखट सुनाई दी। सत्यवती विजयिनी की तरह सिर ऊंचा करके भीतर चली गई। मैंने दरवाजा खोला, देखा डाकिया है। एक मोटा तगड़ा लंबा लिफाफा देकर चला गया। लिफाफा ब्योमकेश के नाम था। किसने भेजा लिखा नहीं। मैंने लिफाफा उसे लाकर दिया। वो संदेहपूर्वक उसे दबा दबा कर बोला, किसी नए लेखक की पांडुलिपि लगती है, प्रभात के पास भेज दो। हम लोग पुस्तक प्रकाशन के धंधे में शरीक हो जाने के बाद से उत्साही नए लेखक अक्सर हमें पांडुलिपियां भेजते रहते हैं, इसीलिए ब्योमकेश मोटे लिफाफे देखकर घबरा उठता है। मैंने कहा, पांडुलिपि ना भी हो सकती है, खोलकर देख तो। वो बोला, तुम खोलकर देखो। मैंने लिफाफा खोला। पांडुलिपि नहीं, बल्कि किसी ने ब्योमकेश को एक लंबी चिट्ठी लिखी थी, लगभग इस प्रकार, श्री व्योमकेश बख्शी महाशय, सविनय नमस्कार पूर्वक निवेदन। मेरा नाम श्री चिंतामणि कुंडू। पुलिस मुझे हत्या के मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रही है, इसलिए विवश होकर आपकी शरण ली है। सामर्थ्य होता तो आपसे मिलकर अपनी बात कहता और भी स्पष्ट कर पाता, लेकिन कई वर्षों से मैं पक्षाघात रोग से पंगु हो गया हूं। मेरा बायां अंग बिल्कुल निष्क्रिय है। घर के भीतर थोड़ा बहुत चल फिर सकता हूं मात्र, इसलिए मजबूर होकर पत्र लिख रहा हूं। जो गंभीर घटना घटी है उसे लिखने से पहले अपना परिचय थोड़ा देना चाहता हूं। मेरी आयु अब 57 वर्ष। न पत्नी है न पुत्र, केवल 3 मकान हैं। मकान किराए पर दे रखा है। उनमें से एक मकान की दूसरी मंजिल के 2 कमरे लेकर मैं रहता हूं। नौकर रामाधीन मेरी देखभाल करता है। शीर्ष पर पता देखकर आप समझ जाएंगे। मैं कलकत्ता के पूर्व दक्षिण भाग में रहता हूं। सड़क काफी चौड़ी है। जिस मकान में मैं रहता हूं वो सड़क के एक ओर है और मेरे अन्य 2 मकान लगभग उसके सामने, सड़क के दूसरी ओर। ये दोनों मकान अपेक्षाकृत छोटे और 1 मंजिला हैं। इन्हें आप जुड़वा मकान कह सकते हैं। दोनों मकानों के बीच से पिछवाड़े की ओर जाने वाली एक संकरी गली है। मैं रोग से पंगु हूं। 2 कमरों के भीतर ही मेरा जीवन सीमित है। पक्षाघात से पहले मैं दलाली करता था। बहुत भाग दौड़ की है। भाग दौड़ का अभ्यस्त हूं, इसलिए अब सारा दिन खिड़की के पास बैठा रहता हूं। सड़क पर लोगों की आवाजाही देखता हूं। एक दूरबीन खरीदी है, उससे दूर का दृश्य देखता हूं। दूरबीन से कई मकानों के भीतर का दृश्य भी दिखाई देता है। अपने जुड़वा मकानों के किराएदारों पर नजर रख सकता हूं। जिनके पास साधन है वे सिनेमा थिएटर देखते हैं। मैं खिड़की पर बैठकर आंखों से जीवन की धारा देखता हूं और दूरबीन लगाकर उसके नाट्य पर्दे के पीछे का दृश्य भी देखता हूं। कितने विचित्र दृश्य देखे हैं, सुने तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लेकिन वो बात रहने दीजिए। लगभग 1.5 महीने पहले पौष महीने के बीच में एक युवक मुझसे मिलने आया। ठिगना नाटा शरीर, गर्दन तक छंटे तांबई रंग के बाल, तरोताजा चेहरा, नाक के नीचे छोटी सी पतली मूछ, पोशाक में महंगे विदेशी कपड़े, ऊपर से कैमिल हेयर कपड़े का ओवरकोट। दरवाजे पर खड़े होकर आदर से बोला, मेरा नाम तपन सेन है, आ सकता हूं? मैं उस समय खिड़की पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुंह उठाकर बोला, आइए। तपन सेन आया और एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने कहा, क्या जरूरत है, बताइए। उसने खिड़की के बाहर उंगली दिखाकर कहा, आपके जुड़वा मकानों में से एक खाली पड़ा है, अगर मुझे भाड़े पर दे। मकान कुछ दिनों से खाली पड़ा था। पहले वाले किराएदार ने मकान की हालत खराब कर दी थी,
मैंने उसकी मरम्मत करवा कर रखी थी। तय किया था, अच्छा किराएदार ना मिले तो मकान किराए पर नहीं दूंगा। लड़के को देखकर अच्छा ही लगा, पहनावा देखकर सभ्य घर का ही लगा। मैंने पूछा, क्या करते हैं आप? उसने ओवरकोट की जेब से सिगरेट का डिब्बा निकालकर फिर रख दिया। शायद मेरे जैसे बुजुर्ग के प्रति सम्मान के कारण सिगरेट नहीं जलाई। बोला, अखबार के दफ्तर में काम करता हूं, नाइट एडिटर हूं, पूरी रात काम करता हूं और दिन भर सोता हूं, कहकर थोड़ा हंसा। मैंने पूछा, घर में कौन कौन है? वो मुस्कुराकर बोला, अभी अभी गृहस्थी शुरू की है, मैं और मेरी पत्नी, और कोई नहीं। मन ही मन प्रसन्न हुआ। बच्चे होते तो मकान खराब करते, दीवार पर कालिक से चित्र बनाते। मैंने कहा, ठीक है, आपको मकान दूंगा, 150 रुपये किराया। बोला, मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। मैं बोला, सजा संवारा मकान है, खाट बिस्तर मेज कुर्सी अलमारी सब मिलेगा। अच्छा तो ठीक है, मकान एक बार देख सकता हूं? मैंने चाबी दी। तपन सेन मकान देखकर लौटा, फिर 150 रुपये निकालकर बोला, ये लीजिए 1 महीने का किराया। मैंने पैसे की रसीद देकर कहा, कब से मकान में आएंगे? वो बोला, कल महीने की 1 तारीख है, मकान तो खाली पड़ा है, यदि अनुमति दें तो आज ही किसी समय आ सकता हूं। मैं बोला, ठीक है, जब चाहो आना। तपन सेन चाबी लेकर चला गया। अच्छा किराएदार मिला है, सोचकर मन ही मन खुश हुआ। उस दिन पूरा दोपहर खिड़की पर बैठकर मकान की ओर देखता रहा, लेकिन तपन अपनी पत्नी को लेकर नहीं आया। सुबह खिड़की खोली, देखा वे आ गए हैं। मुख्य दरवाजा खुला है, निश्चित ही रात में किसी समय सामान लेकर आए होंगे। मेरी जिज्ञासु आंखें उधर ही जाती रहती थीं। सुबह 9:30 बजे के समय एक युवती आकर अंदर से मुख्य दरवाजा बंद कर गई। फिर कुछ मिनट बीतने पर पीछे के दरवाजे से बाहर निकली। तब मैंने उसे अच्छे से देखा। लंबा छरहरा शरीर, सिर पर ढेर सारे बालों का उलझा हुआ जूड़ा, गर्दन पर बंधा हुआ, हाथ में एक छोटा अटैची केस। मैंने सोचा, शायद उसका पति रात भर काम करके अब सो रहा है, इसलिए उसकी पत्नी बाजार करने चली गई है। लेकिन दोपहर बीत गई, वो लौटी ही नहीं। लौटी शाम को लगभग 4 बजे। मुख्य दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, गली से पीछे के दरवाजे की ओर चली गई। शायद पति महाशय की नींद न तोड़ना चाहती है। कुछ देर बाद मैंने रामाधीन को भेजा। नए किराएदार हैं, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं, खबर लेना जरूरी है। खिड़की पर बैठकर देखा, रामाधीन ने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने दरवाजा खोल दिया। रामाधीन के साथ बात करके लड़की ने आंखें उठाकर एक बार मेरी खिड़की की तरफ देखा। उसके बाद रामाधीन के साथ दूसरी मंजिल पर मेरे पास चली आई। दूर से उसे देखा था, अब पहली बार पास से देखा। पतली दुबली, बाएं गाल पर मसूर के दाने जैसा लाल तिल है, जिससे चेहरे की सुंदरता और बढ़ गई है। एक बात गौर किया, पति पत्नी की उम्र लगभग एक जैसी, 23-24। शायद प्रेम में पड़कर विवाह किया है। आजकल तो ऐसे बहुत देखे जाते हैं। उसने हल्की नमस्ते कर कहा, मेरा नाम शांता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत सुंदर मकान मिला है। उसकी बोलने की शैली जितनी मधुर, गले की आवाज भी उतनी ही कोमल। मैंने कहा, आप बैठिए। वो सिर हिलाकर बोली, मुझे आप मत कहिए, मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूं। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें नौकर चाकर चाहिए तो बता देना, नए मोहल्ले में आए हो। वो बोली, नौकर चाकर की जरूरत नहीं, हम 2 लोगों का परिवार है, मैं अकेली ही सारे काम संभाल सकती हूं। मैंने कहा, अच्छा, तो आज सुबह तुम निकली थी, अब लौटी हो, पूरा दिन कहां थी? वो बोली, मैं स्कूल में पढ़ाती हूं, चेतला की ओर एक छोटा लड़कियों का स्कूल है, वहीं शिक्षिका का काम करती हूं। अच्छा, अब चलूं, उनके खाने का इंतजाम करना होगा, शाम के बाद वे काम पर निकलेंगे। शांता हल्की मुस्कान देकर गर्दन झुकाकर चली गई। इस समय मेरा जीवन किराएदारों पर ही निर्भर है। वे मेरे घर में रहते हैं, किराया देते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, मेल जोल नहीं रखते। जुड़वा मकान के दूसरे हिस्से में एक मद्रासी परिवार रहता है।
वे मेरी भाषा नहीं समझते, बस महीने के अंत में किराया देकर रसीद ले जाते हैं। उनसे मेरा मन का कोई संबंध नहीं है। खिड़की पर बैठा देख रहा था। शाम ढलने के बाद तपन कोट पैंट और ओवरकोट पहनकर खिड़की की गली से बाहर निकला। घर के सामने लैंप के नीचे खड़े होकर सिगरेट जलाई, फिर बस स्टैंड की ओर चला गया। पूरी रात बाहर रहेगा, सुबह की ओर काम खत्म करके लौटेगा। इसके बाद उनका नियमबद्ध जीवन चलता रहा। सुबह 9:30 बजे शांता पढ़ाने के लिए स्कूल जाती, दोपहर बाद लौट आती। तपन शाम को बाहर निकलता, रात को कब लौटता पता नहीं। उनका जीवन बहुत शांत है। घर में मेहमान नहीं आते, शायद दोस्त परिचित कोई पास में नहीं। तपन घर से रात में बाहर निकलने के बाद घर की बिजली बुझ जाती है। सिर्फ सामने के कमरे में हल्की मोमबत्ती जलती है, वो भी 8 बजते न बजते बुझ जाती है। शांता शायद पूरे दिन की थकान के बाद जल्दी सो जाती है। उनके विषय में मेरे मन में काफी जिज्ञासा थी, इसलिए जब तब दूरबीन लगाकर घर देखता रहता, लेकिन बाहर से घर का अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुख्य दरवाजा हमेशा बंद रहता है और मकान की खिड़कियों में पर्दा लगा रहता है। बस रात के वक्त पर्दे की ओट से मोमबत्ती की हल्की रोशनी दिखाई देती है। एक रविवार सुबह के वक्त शांता आकर कुछ देर मुझसे बातें की। मैंने जिज्ञासावश पूछा, तुम्हारे पति क्या अभी भी सो रहे हैं? उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, पूरी रात सो नहीं पाते हैं इसीलिए। मैंने कहा, तुम रात में इलेक्ट्रिक बत्ती जलाती नहीं? मैंने देखा है। क्यों, बताओ तो। शांता चकित होकर बोली, मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं, उज्ज्वल रोशनी ज्यादा देर सहन नहीं होता। वो कम रोशनी में देख भी नहीं पाता, इसलिए वो जाते ही मैं बिजली बुझाकर दिया जला लेती हूं। आपने ध्यान किया है ना? हाँ, मैं तो सुबह से शाम तक इसी खिड़की के पास बैठा रहता हूं। शांता सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोली, सच, आपके तो कहीं जाने का उपाय नहीं, तो मैं कभी कभी आऊंगी, उन्हें भी भेज दूंगी। इसी तरह चल रहा था। एक दिन संध्या के बाद तपन भी काम पर जाते समय मेरे पास आया और 2-4 बातें करके चला गया। फिर एक दिन गहरी रात में एक बात पर ध्यान गया। मैं रात 9:30 बजे सोता हूं, लेकिन मुझे अनिद्रा की बीमारी है। कभी कभी रात में नींद नहीं आती, तब लगभग सारी रात जागता रहता हूं। 2 हफ्ते पहले रात में समय पर सोया, लेकिन किसी तरह नींद नहीं आई। 12 बजे तक कोशिश करके उठ बैठा। सोचा एक प्याला गर्म कोको पीने से नींद आ सकती है। स्टोव जलाकर पानी चढ़ा दिया। रामाधीन मेरे कमरे के बाहर द्वार के सामने सोता है, उसे नहीं जगाया। सर्दी की रात, खिड़की बंद थी। अचानक क्या मन हुआ, खिड़की की झिरी उठाकर बाहर झांका। निश्शब्द रात में सड़क पर कोई आदमी नहीं। जुड़वा मकान के सामने सड़क का लैंप जल रहा है। दोनों घर के भीतर अंधकार। एक आदमी उधर के फुटपाथ से आ रहा था। उसके सिर से घुटने तक काले रैपर से ढका। जुड़वा मकान के पास आकर वो रुका, गर्दन घुमाकर पीछे और चारों ओर देखा, फिर तुरंत 2 घर के बीच की गली में घुस गया और फिर उसे देख नहीं पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद तपन के कमरे में बिजली जली और फिर बुझ गई। कोको तैयार करके पीते पीते सोचने लगा, कौन है वो आदमी? उसके हावभाव में जैसे सतर्क सावधानी थी। उस गली से मद्रासियों के पिछवाड़े के दरवाजे तक भी जाया जा सकता है, लेकिन मद्रासी लोग संख्या में कई हैं। शाम को दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। ये आदमी निश्चय ही तपन के घर में गया है। तपन रात में घर पर नहीं रहता, शांता अकेली रहती है। इसी समय आदमी चुपचाप आया है। क्या बात? गहरी रात, पति अनुपस्थित, घर में एक युवती के सिवा और कोई नहीं। ऐसे समय रैपर ओढ़े आदमी आता है, मतलब? मन खराब हो गया। शांता को अच्छी लड़की ही समझा था, लेकिन आजकल चेहरे देखकर स्त्री चरित्र समझना कठिन है। मरने दो, मेरा क्या? किराएदार की पत्नी क्या करती है, उसकी खोज मुझे क्यों करनी? मुझे तो समय पर किराया मिल जाए वही काफी है। एक बार को सोचा, खिड़की से देखूं वो आदमी कितनी देर में बाहर आता है, लेकिन कोको पीने के बाद थोड़ी नींद आने लगी थी। मैं सो गया। आने वाली नींद को जबरदस्ती भगाओ तो शायद पूरी रात जागना पड़ता।
इस घटना के बाद 2 हफ्ते बीत गए। पिछले रविवार को तपन आकर किराया दे गया। कहने लायक और कुछ नहीं हुआ। तपन को रात में आने वाले उस आदमी के बारे में नहीं बताया। क्या जरूरत है? फिर अचानक परसों रात की घटना। परसों रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे तक बिस्तर पर इधर उधर करवट बदल कर उठ गया। स्टोव पर कोको का पानी चढ़ाकर खिड़की की झिर्री उठाकर झांका। आदमी जैसे मेरी झांकने का ही इंतजार कर रहा था, वही रैपर ढका आदमी। वो फुटपाथ से तेजी से आता हुआ गली के ठीक मुहाने पर थोड़ा अंदर जाकर छिप गया। फिर उसी दिशा से और एक आदमी आता दिखा। गले में कंफर्टर लपेटे आदमी गली के मुहाने तक आकर खड़ा हो गया। अनिश्चित होकर इधर उधर देखने लगा जैसे वो रैपर ढके आदमी का पीछा कर रहा था, अब उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। इस समय रैपर ढका आदमी ने चेहरे से रैपर हटा लिया। आश्चर्य में पहचान लिया तपन। फिर पल भर में एक भयानक घटना हो गई। तपन के हाथ में एक छुरी चमक उठी। वो एक छलांग में सामने आकर कंफर्टर लिपटे आदमी के सीने में छुरी घोंपती। आदमी फुटपाथ पर गिर पड़ा। तपन बिजली की गति से फिर गली के भीतर घुस गया। मैं स्तब्ध होकर देखता रह गया। आदमी फुटपाथ पर निश्चल पड़ा था। उसके मुंह से एक कराह तक नहीं निकल रही थी। निश्चित ही मर चुका था। मेरे कमरे में टेलीफोन था। इस घटना का झटका संभालकर मैंने थाने में फोन किया। हमारा थाना पास ही था। 5 मिनट के भीतर पुलिस आ पहुंची। दारोगा बाबू ने मेरा बयान सुनकर तपन के घर को घेर लिया, लेकिन तपन घर में नहीं मिला। शांता सो रही थी, वो कुछ नहीं जान पाई। तपन खिड़की का दरवाजा खोलकर घर में आया था, इसमें संदेह नहीं। वो कपड़े बदलकर शांता को जगाए बिना चुपचाप भाग गया। उस रात मृत शरीर की पहचान नहीं हो पाई। बाद में पता चला मृतक का नाम विधुभूषण आइच था। वो वर्धमान की पुलिस का कर्मचारी था। हाल ही में छुट्टी लेकर कलकत्ता आया था। तपन के घर पर पुलिस की पहरेदारी लगी है। तपन अब तक पकड़ा नहीं गया। दारोगा बाबू लगातार शांता से पूछताछ कर रहे हैं, जबकि वो बेचारी निर्दोष है। मैंने उसके प्रति अन्यायपूर्ण संदेह किया था, इसलिए लज्जित हूं। अब समझ गया हूं। तपन ही आधी रात को रैपर ओढ़कर घर लौटता था। इधर मेरी स्थिति दयनीय हो उठी है। तपन ने क्यों हत्या की मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी हर घंटे नए पुलिस अफसर आकर मुझे पूछताछ करते जा रहे हैं। मैं चलने फिरने में असमर्थ अपंग इंसान हूं, फिर भी पुलिस शायद संदेह करती है कि हत्या के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरा अपराध सिर्फ ये है कि तपन मेरा किराएदार है और मैंने हत्या की घटना प्रत्यक्ष देखी। आपसे मेरा अनुरोध है, मेरी जान पे बन आई है। पुलिस शायद मुझ पर शक कर रही है और मुझे गिरफ्तार कर लेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पास पैसा है, अगर आपने मुझे बचा लिया तो मैं आपको खुश कर दूंगा। जितना जल्दी हो सके मुझे पुलिस से बचाइए। चिट्ठी पढ़ना समाप्त होने पर ब्योमकेश मेरे हाथ से चिट्ठी लेकर मन ही मन पढ़ने लगा। मैं दूसरी प्याली चाय लेने के उद्देश्य से रसोई की ओर चला गया। उसे भी मनाना जरूरी है। आधे घंटे बाद लौटकर देखा ब्योमकेश चिट्ठी गोद में लेकर बैठा है और अपने आप हंस रहा है। मैंने पूछा, हंसी किस बात की? ब्योमकेश बोला, मामला ही हंसी का है। चिंतामणि कुंडू बाबू ने लेकिन एक बात में गलती की है। तपन के घर में बिजली की बत्ती बुझने का समय उन्होंने ठीक से नहीं देखा। तुम्हें ये कैसे पता चला? मेरा अनुमान अगर सच हुआ तो उन्होंने जरूर गलती की है, और एक गलती की है, वो तो स्वाभाविक ही है। ब्योमकेश फिर हल्की मुस्कान हंसने लगा, फिर गंभीर होकर बोला, अजीत, चिंतामणि बाबू के कमरे में टेलीफोन है। तुम उनका नंबर ढूंढकर उन्हें फोन करो। एक जरूरी सवाल का जवाब चाहिए। उनसे पूछना तपन की आवाज कैसी है। निश्चित ही बहुत जरूरी सवाल है। और कुछ पूछना है? और कुछ नहीं। उनसे कहना चिंता की बात नहीं, मैं तुरंत ही आ रहा हूं। चिंतामणि बाबू को फोन किया, फिर लौटकर आकर बोला, तपन की आवाज कटी कटी सी है। ब्योमकेश बोला, कटी कटी सी? तो मैंने सही पकड़ा है, अब कोई शक नहीं। मैंने कहा,
क्या पकड़ा ये तो तुम ही जानते हो, लेकिन चिंतामणि बाबू की आवाज भी कटी कटी लगी। ब्योमकेश बोला, इसमें अचरज क्या? एक तो पक्षाघात, ऊपर से पुलिस का डर। चलो निकल पड़े, काम निपटाकर लौट कर दोपहर का भोजन करेंगे। चिंतामणि बाबू के घर की सड़क काफी चौड़ी नई सड़क थी। शहर के अंतिम किनारे होने से अपेक्षाकृत सुनसान। तपन सेन का घर पुलिस की पहरेदारी देखकर आसानी से पहचान लिया गया। उसके सामने ही चिंतामणि बाबू का 2 मंजिला मकान था। हम ऊपर चले गए। हम दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही नौकर रामाधीन ने दरवाजा खोलकर एक और हटकर खड़ा हो गया। हम भीतर गए। खुली खिड़की के पास चिंतामणि बाबू कुर्सी पर बैठे थे। हमें देखकर बोले, ब्योमकेश बाबू, रास्ते में देखकर ही पहचान लिया था। आइए आइए। रामदीन ने 2 चेयर आगे सरका दिए। हम बैठ गए। टेलीफोन पर गले की आवाज सुनकर चिंतामणि बाबू की जैसी छवि सोची थी, असल में वैसी नहीं है। बैठे हालत में देखकर लकवाग्रस्त नहीं लगते। टेबल पर एक कीमती दूरबीन रखी थी। चिंतामणि बाबू बोले, पहले बताइए क्या लेंगे, चाय, कोको, वोल्टीन? ब्योमकेश बोला, ना ना, अभी कुछ नहीं। पुलिस आज आपके पास आई थी क्या? चिंतामणि बाबू बोले, आए थे क्या? दरोगा एक बार मेरी ओर झपट रहे हैं, एक बार उस घर में शांता की ओर झपट रहे हैं। क्या चाहते हैं वे समझ में नहीं आता। एक ही सवाल 50 बार। मुझे पक्षाघात हुआ है, सीढ़ी से नीचे उतर सकता हूं या नहीं, दूरबीन क्यों रखी है, तपन सेन को घर किराए पर क्यों दिया है? बताइए तो ब्योमकेश बाबू, इन सब सवालों का क्या जवाब दूं? जवाब देते देते मेरी जान हलाकान हो गई है। अब आप मुझे बचाइए। ब्योमकेश बोला, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब दरोगा बाबू से एक बार मिलना जरूरी है। वे क्या? इतना कहते ही दारोगा बाबू दरवाजे पर आ खड़े हुए। 10-12 साल पहले विजय भादुरी जब छोटे दारोगा थे तब उनसे परिचय हुआ था। दुबला, लंबा, बेंत की तरह शरीर, लेकिन अत्यंत सक्रिय और संदेहशील व्यक्ति। 10 वर्षों में वे बड़े दारोगा बन गए, लेकिन रूप में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया और मन भी पहले की तरह संदेह प्रवण है, ये उनकी आंखों की दृष्टि से अनुमान किया जा सकता था। दरवाजे से पैनी नजरों से हमें परख कर वे भीतर आए और साफ स्वर में बोले, ब्योमकेश बाबू ही हैं? ब्योमकेश हंसकर बोला, पहचान गए देख रहा हूं। तो आपका अपराधी यानी तपन सेन पकड़ा गया? विजय भादुरी ने एक बार चिंतामणि बाबू को टेढ़ी नजर से भेद कर कहा, पकड़ा नहीं गया अब तक, लेकिन जाएगा कहां? आप अचानक यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं ब्योमकेश बाबू? ब्योमकेश बोला, चिंतामणि बाबू मेरे मुवक्किल हैं। उनके घर में हत्या हुई, उनके किराएदार ने हत्या की। आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। विजय भादुड़ी टेढ़ी मेढ़ी नजरों से ब्योमकेश को देखता रहा। शायद मन ही मन सोच रहा था ब्योमकेश को धक्का देकर बाहर निकाल दे या नहीं। फिर जब बोला तो उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई। ब्योमकेश की ओर झुककर हल्की धीमी आवाज में कहा, एक बार बाहर आएंगे, 2 बात करनी है। हाँ हाँ, चलिए। हम बाहर लंबी बरामदे के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। विजय बाबू ने होंठों पर बनावटी मुस्कान खींचकर कहा, देखिए ब्योमकेश बाबू, ऊंचे महल में आपकी प्रतिष्ठा है। अगर आप इस मामले में दखल देना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। आप चिंतामणि कुंडू की मदद मत कीजिए। मुझे विश्वास है वो और उसका नौकर जरूर इसमें शामिल है। ब्योमकेश ने स्थिर भाव से विजय बाबू की बात सुनी। उसके बाद बोला, किसने खून किया है आप जानते हैं? बिल्कुल, हत्या तपन सेन ने की है, लेकिन बूढ़ा भी इसमें शामिल है। अगर बूढ़ा भी शामिल होता तो हत्या का इल्जाम तपन के नाम पर लगाता क्या? वही तो चालाकी है। तपन को पकड़वाकर बूढ़ा खुद को बचाना चाहता है। ब्योमकेश खींचकर बोला, माफ कीजिए विजय बाबू, आप इस मामले को जरा भी समझ नहीं पाए। भौं सिकोड़कर विजय बाबू बोले।
उसका मतलब? मतलब बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जिस छुरी से हत्या हुई थी वो मिली क्या? नहीं, उसे तपन लेकर भाग गया। तपन के घर की तलाशी लेकर कुछ मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे सुराग मिले। हाँ, तिजोरी अभी तक नहीं खोली गई है, उसकी चाबी तपन के पास है। शांता से पूछताछ करके कुछ मिला? काम की कोई बात नहीं मिली। 4 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। पति के कामकाज के बारे में शांता कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं सब जानता हूं। किसने हत्या की ये भी जानता हूं। यहां तक कि अपराधी कहां है ये भी जानता हूं। विजय बाबू उछल पड़े। जानते हैं तो अब तक क्यों नहीं बताया? ब्योमकेश हंस पड़ा। समय आने पर बताऊंगा। उससे पहले मैं तपन के घर को एक बार देखना चाहता हूं और शांता से कुछ सवाल करना चाहता हूं। आपने निश्चय ही उससे काफी पूछताछ की है और संतोषजनक जवाब पाए हैं। मैं सिर्फ 2-4 सवाल करूंगा। विजय बाबू बोले, तो ठीक है, लेकिन अपराधी? अपराधी भी मिल जाएगा। कहाँ? उसी घर में? आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। समझेंगे, पहले चलिए उस घर में। अपराधी को पकड़ने के लिए तैयार रहिए। उसका मतलब आप कहना चाहते हैं तपन सेन घर लौट आएगा या घर में ही छिपा है? ब्योमकेश आगे बढ़कर सीढ़ी की ओर चला। चिंतामणि बाबू के द्वार के सम्मुख खड़ा होकर बोला, चिंतामणि बाबू, आप निश्चिंत रहें। हम एक बार उस घर में जा रहे हैं। घंटे भर के भीतर ही हत्या का रहस्य खुल जाएगा। फिर हम सीढ़ी से नीचे उतर गए। तपन के मकान के भीतर बाहर पुलिस का पहरा। एक विचित्र बात मैंने देखी है। चोर भागने पर पुलिस की बुद्धि बढ़ती है। अपराधी जब अपराध करके चंपत दे चुका है तब मौके के चारों ओर कड़ा पहरा बिठाकर क्या लाभ है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। छोटा सा एक आंगन, उसके किनारे 2 कमरे, पास में रसोई और स्नान घर। व्योमकेश बोला, विजय बाबू, आप और अजीत शांता देवी के पास जाकर बैठिए। मैं बाथरूम और किचन एक नजर देख आता हूं। कहकर वो बगल की ओर चला। हम सामने के कमरे में दाखिल हुए। ये बैठक का कमरा था, बेंत के सामान से सजाया गया। एक बेंत की कुर्सी पर शांता उदास और असहाय भाव से बैठी थी। चिंतामणि कुंडू ने उसका जो वर्णन किया था वो सच था। इस समय उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे, आंखें भी सूजी हुई, शायद रोती रही थी। हम कमरे में प्रवेश करते ही उसने मुंह उठाया, मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। विजय बाबू की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। विजय बाबू कुछ बोले नहीं, एक कुर्सी पर बैठ गए। मैं भी बैठ गया। हम तीनों चुपचाप बैठे थे। मैं सोच रहा था पुलिस की पूछताछ सुन सुनकर लड़की थक चुकी है। यदि वो निर्दोष है, पति के अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है, तब भी उसकी मुक्ति नहीं। लेकिन तपन उस आदमी को क्यों मार बैठा? क्या ये यौन ईर्ष्या का मामला है? शांता और उस आदमी में क्या था? ब्योमकेश बेडरूम से आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो शांता के सामने कुर्सी खींचकर बैठा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। शांता भी थके स्वर में उसकी ओर देखी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में शंका और सतर्कता उभर आई। वो सीधी होकर बैठी और थोड़ा घबरा कर बोली, क्या क्या देख रहे हैं? ब्योमकेश प्रफुल्ल स्वर में बोला, आपके बेडरूम में एक छोटा लोहे का संदूक देखा, उसमें क्या है? शांता बोली, दरोगा बाबू को तो कह चुकी हूँ, क्या है मैं नहीं जानती। मेरे पति संदूक की चाबी अपने पास रखते थे। विजय बाबू बोले, संदूक का ताला तोड़ने का इंतजाम करता हूँ। ठीक ठीक, उसमें बहुत माल मिलेगा, चोरी का माल, दोपहर की डकैती का गहना। ब्योमकेश शांता की ओर मुड़ा। अच्छा बताइए तो, आपके पति दाढ़ी नहीं बनाते थे? घर में दाढ़ी बनाने का सामान नहीं है? शांता का चेहरा पीला पड़ गया। वो अस्पष्ट स्वर में बोली, वे सलून में दाढ़ी बनाते थे। ब्योमकेश बोला, ओ, आपके पति देखता हूँ विलक्षण आदमी थे। वे सलून में दाढ़ी बनाते थे मगर घर में चप्पल जूते नहीं पहनते थे, कोई कारण था? शांता ने आंखें झुकाकर कहा, उनकी चप्पल फट गई थी, नई चप्पल खरीदी नहीं थी।
जब भी घर में रहते मेरी चप्पल पहनते। ब्योमकेश बोला, अच्छा, आप दोनों के पैरों के नाप बराबर हैं? लगभग बराबर। वाह, आप दोनों पति पत्नी का सब कुछ बराबर है, बस बालों के रंग के सिवा। चिंतामणि बाबू ने बताया था तपन के बालों का रंग तांबे के रंग के समान है, सही है ना? शांता बोली। हाँ। विजय बाबू अब तक बैठकर सवाल जवाब सुन रहे थे। अचानक उत्तेजित स्वर में बोले, ब्योमकेश बाबू। ब्योमकेश ने हाथ उठाकर कहा, रुकिए, तैयार रहिए, अब मेरा आखिरी सवाल। शांता देवी, चिंतामणि बाबू ने देखा था आपके गाल पर मसूर जैसा लाल तिल है, वो तिल कहाँ गया? शांता अचानक अपने बाएं गाल पर हाथ रखी, फिर संभलकर बोली, तिल? मेरे गाल पर तो तिल नहीं है। चिंतामणि बाबू ने गलत देखा होगा, शायद लाल स्याही का छींटा लगा होगा। ब्योमकेश के चेहरे पर हिंस्र हंसी उभर आई। वो बोला, हर सवाल का जवाब आपने तैयार रखा है, देख रहा हूं, लेकिन इस सवाल का क्या जवाब देंगी? तेजी से उसने शांता के बाल पकड़कर खींचा, साथ ही विग निकल आया। भीतर से बाहर आ गए छोटे कटे तांबे रंग के बाल। शांता ने भी बिजली की तरह प्रत्युत्तर दिया। जरा झुककर उसने अपने दाएं पैर से साड़ी का किनारा उठाया। पैर से रबर बैंड से बंधा हुआ एक चमचमाता छुरा बंधा था। तेजी से छुरा हाथ में लेकर शांता ने ब्योमकेश के गले की ओर वार किया। मैं डरा हुआ सम्मोहित सा केवल देखता रह गया। एक स्त्री का सुंदर कोमल चेहरा आंख झपकते ही इतना कुरूप और कठोर हो सकता है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि दरोगा विजय बाबू तैयार न रहते तो ब्योमकेश की जान बचती या नहीं, संदेह है। वे बाघ की तरह झपटकर शांता की कलाई पकड़ बैठे। छुरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो विशैली आंखों से ब्योमकेश की ओर देख रही थी और सांप की फुफकार जैसी सांस छोड़ रही थी। ब्योमकेश हंसते हुए खड़ा हुआ। विजय बाबू, ये लीजिए आपका कातिल आरोपी, और ये लीजिए हत्या का हथियार। विजय बाबू जरा संकोच पूर्वक बोले, लेकिन चिंतामणि बाबू ने तो कहा था तपन सेन। ब्योमकेश बोला, तपन सेन का अस्तित्व ही नहीं है विजय बाबू, हैं केवल अद्वितीय शांता सेन। यही रात को तपन सेन, दिन में शांता सेन, साक्षात अर्धनारीश्वर मूर्ति, विलक्षण महिला है। सोचिए मत कि विधुभूषण आइच की हत्या ही इनकी एकमात्र उपलब्धि है। 2 महीने पहले इन्होंने बर्धमान जेल के एक गार्ड की हत्या करके जेल से भाग निकली थी। इनका असली नाम मुझे ज्ञात नहीं, आप पुलिस वाले हैं, फरार कैदी का नाम आप जान सकते हैं। विजय बाबू शांता का हाथ पकड़कर गुस्से से उसकी ओर देखने लगे और दांत पीसते हुए बोले, प्रमीला पाल, अब सब समझ गया हूं। पति को जहर खिलाने के लिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। 2 साल जेल काटने के बाद तुमने जेल के गार्ड की हत्या कर भाग निकली। भागकर यहां आकर अकेली ही पति पत्नी का नाटक कर छिपी थी। फिर उस रात विधुभूषण ने तुम्हें देख लिया। विधुभूषण ने तुम्हें पहचान कर तुम्हारा पीछा किया। यहीं घर के सामने आकर तुमने उसकी हत्या की। विजय बाबू ने आवाज लगाई, हवलदार, हथकड़ी पहनाओ। चिंतामणि बाबू के घर पर चाय पीते पीते में ब्योमकेश ने कहा, आपकी चिट्ठी पढ़कर खटका तो लगा था चिंतामणि बाबू, आपने उन्हें दोनों को कभी साथ नहीं देखा। दूरबीन लगाकर भी उनके भेद को पकड़ नहीं पाए। क्यों? पुरुष छोटा, स्त्री लंबी। एक बार पुरुष, एक बार स्त्री। वे मुख्य द्वार से आवागमन नहीं करते थे, पीछे के दरवाजे से आते जाते। पुरुष फटी फटी आवाज में बात करता था। क्यों? शक होता है कि कहीं ना कहीं चालबाजी हो रही है, लेकिन ज्यादा फैलाकर सब बातें कहने की जरूरत नहीं। मूल रूप से मामला ये था। जेल तोड़कर भागने के बाद प्रमिला पाल को 2 चीजों की जरूरत हुई, छद्मवेश और रोजगार। उसके सिर के बाल तांबे के रंग के थे।
आसानी से ध्यान आकर्षित करते थे। इसीलिए बाल काटकर पुरुष बनना पड़ा। लेकिन दोपहर की डकैती कर कमाने के लिए उसे स्त्री का रूप धरना जरूरी था। इसीलिए उसने एक सुंदर विदेशी विग का इंतजाम किया। कहां बाल कटवाए, कहां से विग लाई, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसका द्वितीय जीवन शुरू हो गया। अब सर्दी का मौसम चल रहा था। स्त्री के लिए पुरुष का रूप धारण करना बहुत सुविधाजनक है। उसने नाक के नीचे एक छोटी सी तितली जैसी मूंछ चिपकाई, शरीर पर कोट पैंट और ऊपर ओवरकोट पहना। फिर आपके पास घर किराए पर लेने आई। कहीं लड़की की आवाज पकड़ में ना आए, इसीलिए आपसे फटी फटी आवाज में बात की। कोलकाता शहर में छद्मवेश में रहना बहुत आसान है। पड़ोसी कोई किसी की खबर नहीं रखता। लेकिन उसने देखा कि आप सदा खिड़की के पास बैठे रहते हैं। आपके पास दूरबीन है, उसे सावधान रहना होगा। उस रात आपके सो जाने के बाद वो अपना सामान लेकर घर में कब्जा करने आई। किसी को पता न चला कि केवल एक ही इंसान आया, दो नहीं। उसके साथ एक छोटा सा लोहे का संदूक था, जिसे उसने बेडरूम में रखा। फिर उसका दैनिक जीवन शुरू हुआ। सुबह वो स्कूल पढ़ाने के बहाने निकलती, दोपहर को दोपहर डकैती की योजना में घूमता, शाम को लौट आती। फिर संध्या के बाद पुरुष बनकर निकलती ताकि आपको धोखा दे सके। घर की बत्ती बुझाकर दिया जलाकर छोड़ जाती। तेल खत्म होने पर दिया बुझ जाता। आप सोचते शांता बत्ती बुझाकर सो गई। आपने केवल एक गलती की थी। आपने ये नहीं देखा कि इलेक्ट्रिक लाइट तपन के घर से निकलने से पहले ही बुझा दी जाती थी। आपके मन में शक नहीं था, इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया। खैर, आपके सोने के बाद वो फिर घर लौट आती और सो जाती। एक कंबल शायद वो ओवरकोट के नीचे कमर में बांधकर ले जाती। लौटते समय वही ओढ़ लेती। इसीलिए पहली रात जब आपने खिड़की उठाकर उसे लौटते देखा तो सोचा कि वो शांता का गुप्त प्रेमी है। इस तरह सब चल रहा था। फिर प्रमिला पर अचानक भयंकर संकट आ पड़ा। विधुभूषण आइच पुलिस का आदमी था। पहले प्रमिला को देख चुका था। छुट्टी में कोलकाता आकर उसने प्रमिला को देख लिया और पुरुष के भेष में होने पर भी पहचान लिया। उसने प्रमिला का पीछा किया। शायद किसी होटल में दोनों की मुलाकात हुई। प्रमिला ने निश्चय ही उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाई तब अपनी बात को बीच में रोककर ब्योमकेश ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। मैंने उससे पूछा, एक बात, विधुभूषण का खून करके प्रमिला घर छोड़कर भागी क्यों नहीं? ब्योमकेश ने कहा, भागने का समय नहीं मिला। वो उसे ये नहीं पता था कि चिंतामणि बाबू ने खिड़की से हत्याकांड को देख लिया था। इसीलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने सोचा गहना जेवर लेकर आराम से भाग जाएगी, क्योंकि उस घर में अब उसका रहना सुरक्षित नहीं था। घर के सामने लाश पड़ी थी। पुलिस जरूर पूछताछ करने आएगी। प्रमिला पाल जेल तोड़कर भागी हुई कातिल थी। अगर पुलिस में किसी ने उसे पहचान लिया तो इसीलिए जरूर वो भाग जाती। लेकिन अचानक 5 मिनट के भीतर पुलिस आकर घर को घेर लिया। तब कोई रास्ता नहीं बचा। प्रमिला ने जल्दी जल्दी विग पहनकर स्त्री का रूप ले लिया, लेकिन जल्दी में गाल का तिल बनाना भूल गई। गाल पर तिल बनाती क्यों थी? दोनों रूपों में अंतर लाने के लिए। पुरुष भेष में नाक के नीचे मूंछ लगाती और स्त्री भेष में विग के साथ गाल पर तिल बनाती। समझे? अब तो चलता हूं चिंतामणि बाबू। चिंतामणि बाबू ने भाव विभोर होकर धन्यवाद दिया और 200 रुपए का चेक लिख दिया। हम लौट चले। समय 2 बजने में देर नहीं थी। पुलिस आरोपी को लेकर चली गई। यहाँ उनकी और जरूरत नहीं। श्रीमान विजय भदुरी महाशय कातिल को पकड़कर जरूर बहुत प्रशंसा पाएंगे। घर पहुंचकर देखा सत्यवती दरवाजे पर व्याकुल खड़ी है। हमें देखकर भौं उठाकर प्रश्न भरी नजरों से देखी। मतलब इतनी देर क्यों हुई?
ब्योमकेश अचानक जोर से हंस पड़ा। फिर हाथ बढ़ाकर सत्यवती की ठुड्डी हल्का सा हिलाकर बोला, तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो। आप सुन रहे थे शरदेंदु बंदोपाध्याय की रचना ब्योमकेश कहानी अद्वितीय। कहानी का अडॉप्टेशन आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या पहले भी कहानी सुन चुके हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।